रविशंकर जी दुखी मन से अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। छत पर एक छोटा सा कमरा जिसमें घर का कबाड़ भरा हुआ था। उसी कमरे में उनकी बहू ने उनके लिए एक छोटी सी चारपाई डाल रखी थी, जिसमें रविशंकर जी लेटे लेटे अपनी पत्नी रमा देवी जी को याद करके आंसू बहाते रहते थे। रविशंकर जी की 15 दिन से तबीयत खराब थी। खांसी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उनके सीने में दर्द होने लगता था, लेकिन उनके इस दर्द से बेटे और बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद तो जैसे जीवन अंधकार हो गया था। बेटे को अपने बूढ़े पिता के पास बैठने के लिए 2 मिनट का समय नहीं था, और बहू तो रविशंकर जी को देखकर वैसे ही खुश नहीं थी। रविशंकर जी की उम्र लगभग 66 वर्ष है। तबीयत खराब होने की वजह से वह कुछ दिन से नीचे नहीं आ पा रहे थे। ऊपर अकेले कमरे में बैठे बैठे उनका मन ऊकने लगता है। रोज की तरह रविशंकर जी पत्नी को याद करके दुखी मन से अपनी चारपाई पर बैठे थे। तभी उनका बेटा एक टूटी फूटी प्लेट में खाना लेकर आया और दरवाजे पर ही रख कर जाने लगा। बहू ने उनके खाने के बर्तन भी अलग बना रखे थे। रविशंकर जी बोले, बेटा, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम लोग बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो? आखिर पिता हूँ मैं तुम्हारा। जब से बीमार हुआ हूँ तुम लोगों ने मेरे खाने के बर्तन भी अलग बना दिए। इसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 मिनट तो मेरे पास बैठ जाओ। मैं अंधेरी कोठरी में पड़ा पड़ा ऊक गया हूँ। अरे तुम लोगों को मेरे पास ऊपर आने का समय नहीं है तो मुझे नीचे वाले कमरे में ही ले चलो। मुझे तुम लोग वहाँ दिखते रहोगे तो मेरा मन भी लगा रहेगा। बेटा रविशंकर जी से गुस्से में बोला, पिताजी, रोज आपका यही ड्रामा रहता है। यही बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम्हारी खांसी इतनी बढ़ गई है कि मैं आपके करीब आकर बैठूंगा तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। नीचे भी आपको नहीं रख सकता। वहाँ मेरे बच्चे और पत्नी को इन्फेक्शन हो गया तो मुझे और भी मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप इसी कमरे में रहो। रविशंकर जी नम आँखों से बोले, बेटा, इतना भी अछूत मत बनो मुझसे। पता है मैं बीमार हूँ। बेटा, दवाई दिला दोगे तो मेरी खांसी ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही फिर बेटा माथे में सलवटे डालते हुए बोला, अब आपका इलाज कराऊं या अपने बच्चों को पालूं? कहकर बेटा नीचे चला गया। बेटे की बातें रविशंकर जी के कलेजे को चीरते हुए निकल गई। अगले दिन सुबह बहू काढ़ा बनाकर ऊपर ले गई और रविशंकर जी के खाट के नीचे पटकते हुए बोली, दिन भर यहाँ खाट में पड़े पड़े अपनी सेवा करवा रहे हैं। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। घर के काम मैं खुद अकेली कर रही हूँ। नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे इस घर में। अब मुझसे नहीं होंगे सारे काम। इस काढ़े को पीकर जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत हुजूरी करवा ली है तुमने अपनी। बहू रविशंकर जी की तरफ तिरछी निगाह करते हुए बोली और वहाँ से चली गई। रविशंकर जी ने काढ़ा पीकर आराम किया और कुछ देर बाद जब उन्हें थोड़ा ठीक सा लगा तो वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे चले गए। जैसे ही नीचे गए तो अपने 3 साल की पोती को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पोती भागकर अपने दादाजी के पास चली गई तो बहू गुस्से में पोती को रविशंकर जी के पास से खींचते हुए ले गई और बोली, अभी इनके पास नहीं जाना है, यह बीमार है, तुम भी बीमार पड़ जाओगी। लेकिन पोती रविशंकर जी के पास जाने के लिए रोने लगती है। रविशंकर जी का बहुत मन होता है अपनी पोती को खिलाने का, उससे बात करने का, लेकिन बहू रविशंकर जी की तरफ आंखें निकालते हुए कहती है, अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हें देखकर मेरी बेटी रोए जा रही है। जाओ, थोड़े से कपड़े रखे हैं सोफे पर आपके बेटे के, उन पर प्रेस करके रख दो। बहू, मुझे कपड़ों पर प्रेस करनी नहीं आती। मुझसे कपड़े जल जाएंगे तो फिर तुम गुस्सा करोगी। बस बस रहने दीजिए। काम ना करने के 100 बहाने मिल जाएंगे आपके पास। आपको तो बस बिना कुछ काम किए खाने को देते रहो। निठल्लों की तरह बैठे रहते हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। बहू की बातें सुनकर रविशंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। बहू रविशंकर जी के हाथ में थैला देते हुए बोली, ये लो पैसे, बाजार से दूध और सब्जी ले आओ, या ये काम भी नहीं होगा आपसे? रविशंकर जी ने कोई उत्तर ना दिया और आंखों में आंसू लिए चुपचाप थैला लेकर घर से निकल गए। रास्ते में पत्नी को याद करके बोले, रमा, तुम तो चली गई और मुझे यहाँ छोड़ गई बेटे बहू का जुल्म सहने के लिए।
जब तुम थी तो घर का काम करना तो दूर की बात, एक गिलास पानी भी तुमने कभी मुझे अपने हाथों से लेकर पीने नहीं दिया। लेकिन आज देखो, बहू घर के छोटे छोटे काम भी मुझसे बताती है। मेरी दवाई के लिए भी बेटे के पास पैसे नहीं रहते। अपनी मेहनत से बनाए गए सपनों के घर में आज मेरे रहने के लिए एक ढंग का कमरा नहीं है। बेटे बहू की नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं तो उनके लिए बस एक कूड़ा कबाड़ हूँ। यही सोचते हुए रविशंकर जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आंसू बहाने के सिवा उनके पास और था भी क्या? किससे अपना दुख सुख बांटते? बुढ़ापे में बिना जीवन साथी के ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसान को जीवन साथी की बुढ़ापे में होती है, क्योंकि बुढ़ापे में एक जीवन साथी ही होता है जो आपस में एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। बुढ़ापे में ना किसी का कोई बेटा होता है, ना बहू होती है। होता है तो सिर्फ उसका जीवन साथी अपना होता है, जो उसके हर दुख दर्द को समझता है। कुछ देर बाद जैसे तैसे रविशंकर जी घर पहुंच गए। बाजार से आकर वह बहुत थक गए थे, इसलिए वह अपना पसीना पोंछते हुए वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। कुछ देर बाद बहू बोली, अब यहीं बैठे रहोगे या थोड़ा बहुत काम भी कर लोगे? जो थोड़े से बर्तन पड़े हैं सिंक में, उन्हें धोकर रख दो। रविशंकर जी बोले, बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो, यह बात अच्छी नहीं है। जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिता के साथ ऐसा करेगी तब तुम्हें पता चलेगा। रविशंकर जी के इतना कहते ही बहू ने उन्हें इतनी तेज धक्का दिया कि वह पीछे को लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनका सर भी दीवार में लग गया। खबरदार, जो मेरे पिताजी की तुलना अपने आप से की तो वह तुम्हारी तरह घर में निठल्ले नहीं बैठे रहते, ना ही तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। इस उम्र में भी घर से बाहर जाकर नौकरी करते हैं मेरे पिताजी। रविशंकर जी दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए। तब तक उनका बेटा भी घर आ चुका था। उसके घर आते ही बहू झूठ मूठ के आंसू निकालते हुए बोली, आज तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे बदतमीजी से बात की, मेरे मायके वालों के बारे में भला बुरा कहा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी पत्नी की बात सुनते ही बेटा भी पिता पर भड़कने लगा। बाबूजी, हद होती है, बुढ़ापे में भी आपसे चैन से नहीं रहा जाता। किसने कहा था आपसे नीचे आने के लिए? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे मायके वालों को आप बुरी बुरी गाली दे रहे थे। बेटा, मेरी बात का विश्वास करो, बहू झूठ बोल रही है। उल्टा आज बहू ने ही मुझ पर हाथ उठाया। देखा कैसे मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हारे बाबूजी। कल को तो कुछ और भी कहेंगे। अब मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम कल ही इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ कर आओ। रविशंकर जी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे से बोले, बेटा मेरा यकीन कर, मैं इसके मायके वालों को गाली नहीं दी। बस पिताजी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आप अपना बैग जमा लीजिए। मैं आपको कल ही वृद्ध आश्रम छोड़ कर आऊँगा। तुम्हारी सही जगह वृद्ध आश्रम में ही है। बहू ने पति को अपनी तरफ करके अपने ससुर को वृद्ध आश्रम भेजने का पूरा प्लान बना लिया। बेटे ने भी पत्नी की बात पर विश्वास करते हुए पिता को वृद्ध आश्रम भेजने का फैसला कर लिया। अपने कमरे में बैठे बैठे रविशंकर जी अपनी पत्नी को याद करके बोले, देखा रमा, आज बहू ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारे बेटे ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास किया। बहू ने मेरे बुढ़ापे में जरा सी भी इज्जत नहीं रखी। इस बात को रविशंकर जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बार बार इस बात को सोच सोच कर फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान उनको इस धरती से उठा ले, अब उनको नहीं जीना है। यही सोचते सोचते सारी रात गुजर गई, लेकिन रविशंकर जी की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। अब उन्होंने खुद भी मन ही मन सोच लिया था कि अब बेटे बहू के साथ नहीं रहेंगे, अब और नहीं सहेंगे। बहू मुझ पर इतना अत्याचार करती है, दिन भर मुझसे काम करवाती है। बेटा भी यह सब कुछ देखता रहता है पर कुछ नहीं कहता, और आज तो हद ही हो गई। बहू ने मुझ पर हाथ उठाया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं खुद भी इनके साथ नहीं रहना चाहता। अगले दिन सुबह सुबह बेटा और बहू दोनों तैयार होकर बाहर खड़े हो गए। बेटा रविशंकर जी से बोला, चलो बाबूजी, आपको वृद्ध आश्रम में छोड़कर आना है, अब से आप वहीं रहोगे। कहते हुए बेटा रविशंकर जी का बैग उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। रविशंकर जी बेटे के हाथ से बैग छीनते हुए बोले, तुम्हें परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा जहां मुझे जाना है। इस घर में बहू ने मुझ पर हाथ उठाकर जो मेरा अपमान किया है, उसे तो मैं
जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और तूने मेरा अपना खून होकर भी मेरे बुढ़ापे का दर्द नहीं समझा, इस बात को भी मैं जीते जी हमेशा याद रखूंगा। कहते हुए रविशंकर जी अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर घर से निकल गए। रविशंकर जी के निकलते ही बहू ने जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बेटे बहू द्वारा घर से निकाले गए रविशंकर जी नम आंखों से चलते ही जा रहे थे। बहुत दूर जाने पर एक जगह बैठ गए। अपनी पत्नी रमा जी को याद करते हुए बोले, रमा देख लो, आज बुढ़ापे में क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद मैं बेटे बहू पर बोझ बन गया। थोड़ी सी खांसी क्या हो गई थी, बेटा भी मुझसे घृणा करने लगा था। दवाई दिलाने की बजाय बेटे ने बहू के कहने पर मेरा सामान ऊपर रख दिया, और तो और मेरे खाने के बर्तन भी बहू ने अलग कर दिए थे। गैरों जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, और सबसे बड़ी बात, बहू ने मेरे बुढ़ापे की भी शर्म नहीं की, मुझ पर हाथ उठाया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मेरे अपने बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कभी भी कोई परेशानी हो। कभी भी मैं अपने बेटे को दुख तकलीफ में नहीं देख पाया था। उसके बोलने से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी की, हमेशा एक अच्छा पिता बनने की कोशिश की। लेकिन आज उसी बेटे ने ही अपने बूढ़े बाप को बुढ़ापे में घर से बाहर कर दिया। आज जब मेरे अपने बेटे को ही मेरी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं भी बेटे के बारे में क्यों सोचूं? मैं चाहता तो नहीं था यह कदम उठाना, लेकिन आज बेटे ने मुझे मजबूर कर दिया। रविशंकर जी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने मित्र गिरधर जी के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गिरधर जी से सारी बातें बताई और कुछ सलाह मशवरा किया। उसके बाद दोनों वकील के पास पहुंच गए। रविशंकर जी ने वकील के सामने अपनी सारी बातें रखी। सारी बातें सुनने के बाद वकील ने रविशंकर जी के कहने पर बेटे बहू के पास घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। संडे की सुबह बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी और बेटा भी वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहा था। डोरबेल बजी। बेटे ने दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति वकील के द्वारा भेजा गया लेटर उसके हाथों में देकर चला गया। जैसे ही बेटे ने लिफाफा खोल कर पढ़ा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। हड़बड़ाते पत्नी से बोला, हमें घर खाली करने का नोटिस आया है। यह सुनते ही चाय की चुस्की ले रही उसकी पत्नी के मुंह से चाय बाहर आ गई। जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? अचानक से नोटिस? एक मिनट, पेपर पर नीचे वकील का नाम लिखा है, पास में ही ऑफिस है, चलो वहीं चलकर पता करते हैं। बेटा बहू हड़बड़ाते हुए वकील के पास पहुंच गए। वकील साहब, यह सब क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि हमें अपना घर 15 दिन में खाली करना होगा। जी हाँ, इसमें सही लिखा हुआ है। इस घर के मालिक आप नहीं हैं। वकील साहब, यह घर मेरे पिता के नाम है और उनके बाद इस घर पर मेरा ही तो अधिकार है। जी सही कहा आपने, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद आपका अधिकार है। अगर आपके पिता अपने जीते जी यह अधिकार आपको देते हैं तो ही आपका घर है, और यह नोटिस उनके कहने पर ही आपके पास भेजा गया है। वो अपने घर को खाली करवाना चाहते हैं। वकील की बातें सुनकर बेटे बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बेटा वकील से बोला, वकील साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? जी मुझे ये तो नहीं पता कि वह कहाँ हैं, लेकिन हाँ, वह अपने एक मित्र जिनका नाम गिरधर सिंह था, उनको वह अपने साथ लेकर आए थे। बेटा बहू बिना देरी किए ही गिरधर जी के घर पहुंच गए। वहां जाकर बेटा और बहू दोनों उनके पैरों में गिर गए। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ हमारी इस गलती को माफ़ कर दो। हम बिना घर के कहाँ रहेंगे? बेटा, मैं तुम्हारे बुरे से बुरे व्यवहार को भी सहन करता गया। आंसुओं के घूंट भरकर मैं अपने सभी तिरस्कार को पी गया। लेकिन बेटा, जब तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर हाथ उठाया और तुमने भी मेरी बात पर विश्वास ना करते हुए मुझे भला बुरा कहकर घर से निकालने की ठान ली, बेटा यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तूने अपना खून होकर भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने तुझे कभी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन बेटा आज तुमने मुझे यह सब करने पर मजबूर कर दिया। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कष्ट देना नहीं चाहता, लेकिन जब उन्हीं बच्चों को माता पिता की कद्र ना हो, उनकी ज़रूरत ना हो, फिर माता पिता भी कठोर बनने पर मजबूर हो जाते हैं। बाबूजी, ऐसा मत कहो, मैं आपका खून हूँ, आपके बुढ़ापे का सहारा हूँ। इसी बात का तो दुख है बेटा, तू अपना खून होकर भी मुझे समझ नहीं पाया।
बेटा, अगर तू मेरा सहारा होता तो मुझे घर से वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात कभी ना कहता। कल तक तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब इस उम्र में मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार और तुम्हारी मार खा सकूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम 15 दिन के अंदर अंदर मेरा घर खाली कर दो। रही बात मेरे बुढ़ापे की, तो अपने लिए एक नौकर रख लूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। रविशंकर जी अपनी बात पर अटल रहे। बेटे बहू के कई बार माफ़ी मांगने पर भी उन्होंने उन्हें माफ़ नहीं किया और ना ही अपना फैसला बदला। अगले 15 दिन के अंदर अंदर बेटे बहू को घर खाली करना पड़ा। रविशंकर जी ने अपनी सुख सुविधा के लिए एक नौकर को रख लिया। अब रविशंकर जी अपने घर में पूरे आत्मसम्मान के साथ रहते हैं। दोस्तों, क्या रविशंकर जी ने सही फैसला लिया? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।